डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पैरामीशियम के बारे में और आज हम पढ़ेंगे इसमें रिप्रोडक्शन या जनन के बारे में। पैरामीशियम में ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही पाए जाते हैं। इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन अनुप्रस्थ द्विखंडन या ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त इसमें अनेक प्रकार से न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन या केंद्रकीय पुनर्गठन पाया जाता है, जैसे कंजुगेशन, एंडोऑस्मोसिस, ऑटोगैमी, साइटोगैमी एंड हेमीमिक्सिस। इनको कंजुगेशन को इसमें से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समान माना जाता है। तो फर्स्ट है इसमें बाइनरी फिशन। पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन पाया जाता है और इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जो है फेवरेबल कंडीशंस में होता है या अनुकूल परिस्थितियों में होता है। यह एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है, जिसमें विभाजन जंतु के मुख्य अक्ष के जो मेन एक्सिस है उसके राइट एंगल पर होता है या समकोण पर होता है। इस दौरान पैरामीशियम फूड इंजेक्शन बंद कर देता है, यानी कि भोजन का अंतर्ग्रहण बंद कर देता है और इसके प्रारंभ में इसकी ओरल ग्रूव और इसका ओरल एपरेटस जो है वो डिसअपियर हो जाता है, यानी मुख्य गर्त और मुख्य उपकरण विलुप्त हो जाते हैं। इस दौरान इसका माइक्रोन्यूक्लियस जो है उसमें माइटोसिस या समसूत्रीय विभाजन पाया जाता है और इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्थाएं पाई जाती हैं और इस डिवीजन के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होती है। माइक्रोन्यूक्लियस के माइटोटिक डिवीजन यानी समसूत्रीय विभाजन के द्वारा दो डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई का निर्माण होता है या इनका फॉर्मेशन होता है। मैक्रोन्यूक्लियस में ए माइटोसिस या असूत्रीय विभाजन पाया जाता है। इस दौरान मैक्रोन्यूक्लियस में इलॉन्गेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यानी कि इसके गुरु केंद्रक में दीर्घीकरण और संकीर्णन होता है। यह डंबल शेप्ड हो जाता है, यानी कि डमरू की आकृति का हो जाता है और इसके रिजल्ट के फलस्वरूप जो है दो डॉटर मैक्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। केंद्रकों के विभाजन के बाद में जंतु के मध्य में एक ट्रांसवर्स कॉन्स्ट्रिक्शन उत्पन्न होता है, अनुप्रस्थ संकीर्णन उत्पन्न होता है, जिससे कोशिका द्रव्य भी दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार से दो डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अग्रभाग यानी एंटीरियर पोर्शन से बनने वाले डॉटर पैरामीशियम को प्रोटर कहते हैं और इसके पोस्टीरियर पार्ट से बनने वाले पैरामीशियम को ओपिस्थी कहते हैं। दोनों डॉटर पैरामीशियम में पेरेंट से प्राप्त एक एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है और एक एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो न्यूली फॉर्म होती है, यानी नई बनती हैं। प्रत्येक डॉटर पैरामीशियम में ओरल एपरेटस का निर्माण भी होता है और एक पेरेंट द्वारा जो है ओरिजिन हुए पैरामीशियम के समूह को क्लोन कहते हैं। तो एक ही पैरामीशियम के द्वारा जो डॉटर पैरामीशियम बनते हैं खूब सारे, उनको क्लोन कहते हैं और एक क्लोन के सभी मेंबर्स जो है वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं या आनुवंशिक दृष्टि से एक समान होते हैं। पैरामीशियम कॉर्डेटम में आधे घंटे में बाइनरी फिशन कंप्लीट होता है और यह 24 घंटे में 2 to 3 टाइम्स इसको जो है विभाजन वापस करता है। तो 24 घंटे में या 2 से 3 बार इसमें रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होते हैं। यहाँ पर जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इसका मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस की पोजीशन दिखाई गई है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो कि एक इसके एंटीरियर एंड पर है और दूसरी पोस्टीरियर एंड पर है। ट्रांसवर्स कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हुआ सेकंड डायग्राम में और यहाँ पर मैक्रोन्यूक्लियस में ए माइटोटिक डिवीजन होना शुरू हुआ। माइटोटिक डिवीजन जो है माइक्रोन्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होना शुरू हुआ। इसके रिजल्टेंट जो है दो माइक्रोन्यूक्लियाई या डॉटर न्यूक्लियाई बने और ये मैक्रोन्यूक्लियस भी दो डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है और बीच में कंस्ट्रिक्शन के द्वारा इसका प्रोटोप्लाज्मा भी दो भागों में डिवाइड हो जाता है और दो डॉटर पैरामीशिया बनते हैं। नेक्स्ट है कंजुगेशन या संयुग्मन। पैरामीशियम में अनेक प्रकार
से केंद्रक द्रव्य पुनर्गठन होता है, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है। इसमें से कंजुगेशन एक प्रमुख प्रकार का न्यूक्लियोलर रीऑर्गेनाइजेशन है और इसकी तुलना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी की जा सकती है। इस दौरान माइक्रोन्यूक्लियस के पदार्थों का आदान प्रदान होता है, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन माइक्रोन्यूक्लियस। कंजुगेशन एक ही जाति के दो पैरामीशियम के बीच में पाया जाने वाला एक टेम्परेरी जो कंजुगेशन है या सहयुग्मन है या युग्मन पेयरिंग है, टेम्परेरी पेयरिंग है, जिसके अंतर्गत माइक्रोन्यूक्लियस के पदार्थों का एक्सचेंज होता है या आदान प्रदान होता है। मैटिंग टाइप्स। पैरामीशियम की प्रत्येक जाति में अनेक सिंजेन्स पाए जाते हैं और प्रत्येक सिंजेन में दो प्रकार की मैटिंग टाइप्स पाई जाती है। पैरामीशियम कॉर्डेटम में 16 सिंजेन्स पाए जाते हैं। कंजुगेशन हमेशा ही एक ही स्पेसीज के और एक ही सिंजेंस के दो अपोजिट मैटिंग टाइप्स के बीच में होता है। तो कंजुगेशन हमेशा ही एक ही स्पेसीज के एक ही सिंजेंस के दो अपोजिट मैटिंग टाइप्स के बीच में होता है, जैसा कि यहाँ पर पीछे डायग्राम में बताया, इसकी टेबल में बताया गया है। तो इसमें प्लस तो है, इसमें कंजुगेशन अकर्स, और माइनस है जिसमें कंजुगेशन डू नॉट अकर। यहाँ पर मैटिंग टाइप्स दिखाई गई है और किन मैटिंग टाइप्स के बीच में जो है कंजुगेशन होता है और किन के बीच में नहीं होता है, यह दिखाया गया है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ आपको एक ही दिखा रही हूँ, सिंजेंस है और दूसरे है मैटिंग टाइप्स है। यहाँ पर जो टेबल का पहला कॉलम जो है उसमें मैटिंग टाइप्स है फर्स्ट, नीचे भी ऊपर भी। इन दोनों मैटिंग टाइप्स क्योंकि एक प्रकार की है इसलिए इन दोनों के बीच में कंजुगेशन नहीं होगा। इसी में ऊपर की तरफ 2 दिए हुए हैं, नीचे की तरफ 1 है, तो ये 2 अलग अलग मैटिंग टाइप्स है एक ही सिंजेन में नंबर फर्स्ट में, इसलिए इनमें कंजुगेशन होगा। इसी प्रकार से इसी के नीचे मैटिंग टाइप्स में फर्स्ट कॉलम में ही सेकंड लिखा हुआ है और ऊपर की तरफ फर्स्ट है, तो सेकंड का फर्स्ट के साथ में कंजुगेशन होगा, लेकिन सेकंड का सेकंड के साथ में कंजुगेशन नहीं होगा। तो पूरी टेबल में इसी प्रकार से इसको समझाया गया है। डेफिनेशन ऑफ कंजुगेशन, संयुग्मन की परिभाषा। कंजुगेशन जो है पैरामीशियम की एक ही जाति, एक ही सिंजेंस और अपोजिट मैटिंग टाइप्स के बीच होने वाला एक टेम्परेरी पेयरिंग है, जिसके अंतर्गत माइक्रोन्यूक्लियस के मटेरियल का एक्सचेंज होता है, यानी कि लघु केंद्रक के पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कंडीशंस ऑफ कंजुगेशन, संयुग्मन की शर्तें। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि इसमें बाइनरी फिशन जो है वो फेवरेबल कंडीशंस में होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है, तो उसके विपरीत यहाँ पर कंजुगेशन जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। स्टारवेशन के कारण भी कंजुगेशन की क्रिया होती है, यानी कि भूखमरी की दशा में भी संयुग्मन होता है। कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया से पोषण प्राप्त करने पर भी कंजुगेशन को प्रेरित करते हैं। तो अगर यह बैक्टीरिया को भोजन के रूप में लेता है और विशेष प्रकार के बैक्टीरिया को भोजन के रूप में ले ले तो वो भी इसको कंजुगेशन के लिए इंस्पायर करते हैं। संयुग्मन एक ही जाति व एक ही सिंजेंस की 2 अपोजिट मैटिंग टाइप्स के बीच में होता है। पैरामीशियम में संयुग्मन या कंजुगेशन जो है वो मॉर्निंग पीरियड में, मॉर्निंग टाइम में शुरू होता है, जो कि आफ्टरनून तक कंटिन्यू रहता है। अनेक बाइनरी फिशन के बाद में संयुग्मन को प्रेरित होता है, यानी कि जैसे ही ट्रांसफर्स बाइनरी फिशन होता है उसके जस्ट बाद में पैरामीशियम का आकार छोटा होने के कारण उसमें कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन के लिए एक अनुकूलतम यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर और लाइट की आवश्यकता होती है। सामान्य परिमाप के जंतुओं के स्थान पर छोटे परिमाप के जंतुओं के बीच में कंजुगेशन पाया जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि बाइनरी फिशन के बाद में बनने वाले डॉटर पैरामीशियम जो कि आकार में अपने पेरेंट्स से छोटे होते हैं, तो उनमें कंजुगेशन पाया जाता है। प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन, पैरामीशियम के कंजुगेशन के दौरान निम्न क्रियाएं चरणबद्ध रूप से संपन्न होती है। एक ही जाति और एक ही सिंजेन के 2 अपोजिट मैटिंग टाइप्स के जंतु एक दूसरे के नज़दीक आकर के अदर सतह से जुड़ करके पेयर बनाते हैं और इनको कंजुगेंट्स या संयुग्मक कहते हैं। इनके ओरल एपरेटस जो है
वो डिसअपियर हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं और ये फीडिंग बंद कर देते हैं और दोनों मेंबर्स के बीच में एक ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज कहते हैं या जीवद्रवी सेतु कहते हैं। प्रत्येक कंजुगेंट का मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो अनेक टुकड़ों में टूट जाता है और डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद में इसका माइक्रोन्यूक्लियस जो है 2 बार विभाजित होता है। फर्स्ट जो डिवीज़न होता है वो रिडक्शन टाइप का होता है और सेकंड डिवीज़न जो है वो माइटोसिस प्रकार का होता, माइटोटिक प्रकार का होता है और इसके रिजल्टेंट जो है 4 एप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई का निर्माण होता है। प्रत्येक कंजुगेंट में 4 में से 3 माइक्रोन्यूक्लियस जो है ये नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं और एक बचा हुआ जो न्यूक्लियस है उसमें अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होता है और इसके फलस्वरूप 2 गैमेटिक न्यूक्लियाई या प्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। इसमें से एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है जिसको स्टेशनरी गैमीट न्यूक्लियस कहते हैं और दूसरा छोटा न्यूक्लियस बनता है जिसको माइग्रेटरी गैमीट न्यूक्लियस कहते हैं। तो स्टेशनरी गैमेटिक न्यूक्लियस एंड माइग्रेटरी गैमेटिक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस बनते हैं और एक कंजुगेंट का जो माइग्रेशन है वो युग्मक केंद्रक जो है माइग्रेटरी गैमेटिक न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से होकर के दूसरे कंजुगेंट में चला जाता है। इस प्रकार दोनों के बीच में माइक्रोन्यूक्लियस के पदार्थों का एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पर जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है 2 कंजुगेंट पास पास में हैं, इनमें माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस दिखाए गए हैं। इसमें से मैक्रोन्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। माइक्रोन्यूक्लियस में फर्स्ट डिवीजन होता है, यह रिडक्शन टाइप का होता है। इसमें सेकंड डिवीजन होता है और इसके फलस्वरूप 4 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं जिसमें से 3 जो है डीजेनरेट हो जाते हैं। एक बचा हुआ जो है इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है। इसके फलस्वरूप 2 प्रकार के न्यूक्लियस बन जाते हैं, स्टेशनरी गैमेटिक न्यूक्लियस एंड माइग्रेटरी गैमेटिक न्यूक्लियस। इसमें से जो माइग्रेटरी गैमेटिक न्यूक्लियस है यह साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से होकर के दूसरे कंजुगेंट में जाता है और जाइगोट फॉर्मेशन या जाइगोट न्यूक्लियस बनता है। अब जाइगोट न्यूक्लियस बनने के बाद में इनमें वापस विभाजन होता है और यह विभाजन जो है अब माइटोटिक प्रकार का होता है। इसके फलस्वरूप 2 बने, फिर 2 के बाद में वापस 4 बने, तो 4 माइक्रोन्यूक्लियस बनते हैं जिसमें से जो है वापस इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है जिससे कि 4 बड़े आकार के मैक्रोन्यूक्लियस बन जाते हैं और 4 छोटे आकार के माइक्रोन्यूक्लियस बन जाते हैं। अब मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस 4-4 होने के बाद में 3-3 मैक्रोन्यूक्लियस जो है दोनों में से डिसअपियर हो जाते हैं और बीच में से इसमें जो है साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू होता है और इस प्रकार से यह जो है 2-2 मैक्रोन्यूक्लियस जो है प्रत्येक कोशिका में रहते हुए यह विभाजित हो जाता है और इसी दौरान इसमें माइक्रोन्यूक्लियस भी डिवाइड होता है और 2 माइक्रोन्यूक्लियस बनाता है। तो बनने वाली जो डॉटर सेल्स है 2 डॉटर पैरामीशियम जो है फ्रॉम ईच एक्स कंजुगेंट, तो जब ये अलग होते हैं तो इनको एक्स कंजुगेंट कहते हैं और प्रत्येक में 2-2 मैक्रोन्यूक्लियस और 1-1 माइक्रोन्यूक्लियस होता है। अब माइक्रोन्यूक्लियस में वापस डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप प्रत्येक डॉटर सेल में 1-1 मैक्रोन्यूक्लियस और 1-1 माइक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ कंजुगेशन या सहयुग्मन का महत्व। तो यह न्यूक्लियोलर रीऑर्गेनाइजेशन की एक मैकेनिज्म है और इसमें रीजुविनेशन होता है यानी पुनर्योजन या कायाकल्प होता है क्योंकि पैरामीशियम में लगातार बाइनरी फिशन के कारण इसकी शक्ति का ह्रास हो जाता है और बाइनरी फिशन के बीच में कंजुगेशन होने के कारण उनमें नई स्फूर्ति उत्पन्न होती है क्योंकि केंद्रकों में रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। यदि लगातार बाइनरी फिशन के बीच में कंजुगेशन नहीं हो तो जंतु का आकार और छोटा होता जाता है और उसमें डिवीजन बंद हो जाते हैं और अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है। सेकंड है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। सहयुग्मन के फलस्वरूप या कंजुगेशन के फलस्वरूप माइक्रो एंड मैक्रोन्यूक्लियस का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। मैक्रोन्यूक्लियस जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का कंट्रोल करता है, इसलिए रीऑर्गेनाइजेशन के द्वारा केंद्रक अधिक सफलतापूर्वक कंट्रोल कर पाता है।
मैक्रोन्यूक्लियस जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का कंट्रोल भी करता है और बॉडी की एक्टिविटीज़ का कंट्रोल भी करता है। अतः कंजुगेशन के फलस्वरूप बना हुआ नया मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को और प्रभावी ढंग से कंट्रोल कर पाता है। थर्ड है इसका हेरिडिटरी वेरिएशंस यानी आनुवंशिक विभिन्नताएं। सहयुग्मन के दौरान जो केंद्रकीय पदार्थ है उनका एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, इसके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और विभिन्नताएं जो है इवोल्यूशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यदि पैरामीशियम में केवल बाइनरी फिशन ही होता रहे तो इसमें वेरिएशंस उत्पन्न नहीं हो सकती है। नेक्स्ट टाइप का जो है ये है ऑटोगैमी या ऑटोमिक्सिस। जब एक पैरामीशियम के ही दो केंद्रकों के बीच में फ्यूजन या एम्फीमिक्सिस हो तो इसको ऑटोगैमी या ऑटोमिक्सिस कहते हैं, यानी स्वयुग्मन या स्वमिश्रण कहते हैं। इसमें सबसे पहले WF डिलर द्वारा पैरामीशियम ऑरिलिया में देखा गया था और ऑटोमिक्सिस की क्रिया को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझाया जा सकता है। इसमें मैक्रोन्यूक्लियस पहले आकार में बड़ा हो जाता है और यह टुकड़ों में टूट जाता है और अंत में डिसएपियर हो जाता है। पैरामीशियम ऑरिलिया स्पेसीज में 2 माइक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। इनमें मियोटिक डिवीजन होता है और इसके फलस्वरूप 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। 8 में से 7 जो है न्यूक्लियस ये डिसएपियर हो जाते हैं और केवल एक ही न्यूक्लियस बचा हुआ रहता है। अब एक न्यूक्लियस इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप 2 न्यूक्लियस बनते हैं और ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिसको सिन और सिन कैरियन या जाइगोट बनाते हैं। तो इस प्रकार इसमें ऑटोमिक्सिस या एम्फीमिक्सिस या फ्यूजन होता है। अब इसमें वापस डिवीज़न होता है जिसके फलस्वरूप 2 बार होता है, 4 न्यूक्लियस बने, 4 में फिर जो है असमान रूप से विभाजित हुए तो एक बड़े आकार का एक छोटे आकार का। छोटे आकार के बनने वाले जो माइक्रोन्यूक्लियस है इनमें वापस विभाजन होता है और इसी के साथ साथ इसका कोशिका द्रव्य भी विभाजित होता है। इसके फलस्वरूप 2 डॉटर पैरामीशिया बनते हैं और प्रत्येक में एक मैक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें एंडोमिक्सिस या अंतःमिश्रण। तो एंडोमिक्सिस के दौरान केवल एक ही पैरामीशियम में केंद्रकों का रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, लेकिन इसमें एम्फीमिक्सिस नहीं पाया जाता है। एम्फीमिक्सिस का प्रथम विवरण जो है वुड्रफ और अर्डमैन द्वारा दिया गया था। पैरामीशियम ऑरेलिया में प्रत्येक 30 डेज के इंटरवल पर एंडोमिक्सिस की क्रिया होती है। एंडोमिक्सिस को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। तो इसमें एंडोमिक्सिस होता है, सबसे पहले मैक्रोन्यूक्लियस जो है डिसएपियर हो जाता है, उसके बाद में माइक्रोन्यूक्लियस में 2 बार माइटोटिक डिवीजन होते हैं। इसके फलस्वरूप इसमें 8 न्यूक्लियाई का डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है और 8 में से जो है प्रत्येक में इसके साथ साथ में ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी शुरू होता है और प्रत्येक जो डॉटर पैरामीशियम बन रहे हैं इसमें से 3 जो है माइक्रोन्यूक्लियस जो है डिसएपियर हो जाते हैं। अब दोनों कोशिकाओं में या डॉटर सेल्स में, दोनों डॉटर पैरामीशियम में एक न्यूक्लियस बचा हुआ रहता है। इसमें 2 बार डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप 4 न्यूक्लियस बनते हैं प्रत्येक में। 4 में से 2 मैक्रोन्यूक्लियस बन जाते हैं और 2 ही माइक्रोन्यूक्लियस बन जाते हैं। एक माइक्रोन्यूक्लियस अब इसका वापस डिवीजन होता है और डिवीजन के द्वारा प्रत्येक कोशिका में 1 मैक्रोन्यूक्लियस और 1 माइक्रोन्यूक्लियस रहता है और माइक्रोन्यूक्लियस जो है इसमें वापस डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप बनने वाली डॉटर सेल्स में प्रत्येक में 1 मैक्रो और 2 माइक्रोन्यूक्लियस का निर्माण होता है। नेक्स्ट है इसमें साइटोगैमी या कोशिका युग्मन। इसको सबसे पहले आर विसरमैन ने पैरामीशियम में साइटोगैमी का अध्ययन किया और इसके अंतर्गत केंद्रकीय पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन इसे लैंगिक क्रिया या सेक्सुअल जो है वो माना जाता है, प्रोसेस माना जाता है। इस प्रक्रम के दौरान 2 छोटे पैरामीशियम एक दूसरे के नज़दीक आकर अदर सतह से जुड़ जाते हैं, लेकिन इनके बीच में टेम्परेरी पेयरिंग जैसा कि कंजुगेशन में होता है वैसा इसमें नहीं होता है। इस दौरान कंजुगेशन के समान दोनों के बीच में
प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। माइक्रोन्यूक्लियस जो है यह कंजुगेशन के समान ही विभाजित होकर के 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं और इसमें से 6 जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाते हैं और शेष बचे हुए 2 न्यूक्लियस जो है इनके बीच में फ्यूजन हो जाता है और जाइगोट न्यूक्लियस या सिनकैरियन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद में दोनों पैरामीशियम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या जिसको एक्स कंजुगेंट्स कहते हैं। यह प्रक्रम 13 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर साइटोगेमी और कंजुगेशन दोनों में 2 पैरामीशियम जो है उनके बीच में पेयरिंग होती है, युग्मन होता है, लेकिन इसमें कंजुगेशन के समान केंद्रकीय जो है न्यूक्लियर जो मटेरियल है उसका एक्सचेंज नहीं होता है। साइटोगेमी और ऑटोगेमी में एक समानता पाई जाती है कि दोनों में एक ही पैरामीशियम के 2 जो गैमेटिक न्यूक्लियस है इनमें आपस में एम्पीमिक्सिस होता है, लेकिन ऑटोगेमी के समान 2 पैरामीशियम के बीच में कंजुगेशन या युग्मन नहीं, पेयरिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है एमीमिक्सिस। हर्टमान ने सर्वप्रथम पैरामीशियम ऑरिलिया में एमीमिक्सिस को देखा था और डिलर ने इसका समर्थन किया। इस प्रक्रम के दौरान केवल मैक्रोन्यूक्लियस का ही रीऑर्गेनाइजेशन होता है, माइक्रोन्यूक्लियस जो है यह अप्रभावित रहता है। इस प्रकार एमीमिक्सिस द्वारा केवल मैक्रोन्यूक्लियस का ही प्योरिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है इसका बिहेवियर या व्यवहार। जंतु द्वारा एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलस प्राप्त होते हैं उनके प्रति यह कैसे रेस्पॉन्स करता है उसको इसका बिहेवियर कहते हैं। तो वातावरण से प्राप्त उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया का प्रदर्शन करना व्यवहार कहलाता है और पैरामीशियम में स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स को प्रकट करने का कार्य प्रोटोप्लाज्म की जो उत्तेजनशीलता के द्वारा किया जाता है और इस दौरान पैरामीशियम गति के द्वारा अपना रेस्पॉन्स प्रकट करता है। यह या तो स्टिमुलस सोर्स से दूर चला जाता है तो वो नेगेटिव अपन कहेंगे रेस्पॉन्स, या फिर वह उसके उद्दीपन जो है स्टिमुलस सोर्स है उसकी तरफ गति करता है, इसको अपन पॉजिटिव रेस्पॉन्स कहते हैं। तो पैरामीशियम के द्वारा विभिन्न जो अलग अलग डिफरेंट स्टिमुलस है उनके प्रति व्यक्त किए जाने वाले बिहेवियर को जो है उसमें से फर्स्ट है स्पर्शानुचलन या जिसको थिग्मोटैक्सिस कहते हैं। स्पर्श के प्रति प्रकट की जाने वाली अनुक्रिया को स्पर्शानुचलन या थिग्मोटैक्सिस कहते हैं। जब कभी पैरामीशियम का एंटीरियर पोर्शन जो है, एंटीरियर एंड जो है किसी सॉलिड सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो यह नेगेटिव रेस्पॉन्स दिखाता है, लेकिन जब एल्गी या किसी अन्य फूड मटेरियल के कांटेक्ट में आता है तो यह पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाता है। इसी प्रकार से सेकंड है थर्मोटैक्सिस, तापानुचलन। ताप के प्रति प्रकट की जाने वाली अनुक्रिया को तापानुचलन कहते हैं और पैरामीशियम के लिए 24 to 28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है या अनुकूलतम तापमान है और इससे कम या अधिक होने पर यह नेगेटिव रेस्पॉन्स दिखाता है। नेक्स्ट है इसमें फोटोटैक्सिस। प्रकाश के प्रति प्रकट की जाने वाली रेस्पॉन्स को या अनुक्रिया को प्रकाशानुचलन कहते हैं और यह अगर तीव्र प्रकाश है या अंधेरा है, डार्कनेस है या फिर स्ट्रॉन्ग लाइट है तो उनके प्रति नेगेटिव रेस्पॉन्स दिखाता है। यह नॉर्मल लाइट में रहना पसंद करता है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। फर्स्ट है थर्मोटैक्सिस, तो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर हैं। तो यहाँ पर यह 10 डिग्री से और 35 डिग्री टेम्परेचर से दूर रहना चाहता है, यानी कि कम या अधिक टेम्परेचर के प्रति यह नेगेटिव रेस्पॉन्स दिखा रहा है। और 25 डिग्री सेल्सियस जो कि इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है, अनुकूलतम तापमान है, उसके लिए यह पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखा रहा है। फोटोटैक्सिस में अंधेरे के प्रति भी यह नेगेटिव रेस्पॉन्स दिखा रहा है और स्ट्रॉन्ग लाइट के प्रति भी यह नेगेटिव रेस्पॉन्स दिखा रहा है। यह नॉर्मल लाइट में रहना पसंद करता है। थिग्मोटैक्सिस यानी स्पर्शानुचलन, किसी सॉलिड सब्सटेंस को जब टच कराएंगे इसके एंटीरियर पोर्शन से तो यह उसके लिए नेगेटिव रेस्पॉन्स दिखाता है, लेकिन अगर किसी फूड मटेरियल अगर इससे टच होगा तो यह उसके लिए जो है पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाएगा।
नेक्स्ट है स्विमिंग रिएक्शन जो दिखाई गई है। तो स्विमिंग रिएक्शन में यह अपने अग्र सिरे से इसके एंटीरियर पोर्शन के द्वारा यह जल की सतह पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए तैरता है। कीमोटैक्सिस या रसायनुचलन, तो यह स्ट्रॉन्ग एसिड और माइल्ड एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रति तो नेगेटिव रेस्पॉन्स दिखाता है और माइल्ड एसिड के प्रति यानी कि कमज़ोर जो अम्ल है उसके प्रति यह पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाता है। इसी प्रकार से रियोटैक्सिस है, जल धारानुचलन है। तो यह जो है जल धारा के प्रति दिखाई जाने वाली अनुक्रिया को यह जल धारा की विपरीत दिशा में तैरता है, तो जल धारा के अपोजिट डायरेक्शन में यह तैरता है। नेक्स्ट है गैल्वेनोटैक्सिस यानी कि विद्युतानुचलन, यह एनोड से दूर जाता है और कैथोड की तरफ गति करता है, यानी कि ऋणात्मक जो है नेगेटिव जो इसका कैथोड है उसकी तरफ यह गति करता है। और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसमें तीव्र विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो यह एनोड की तरफ गति करता है, मूवमेंट करता है और अंत में यह मर जाता है। लास्ट है जियोटैक्सिस या गुरुत्वानुचलन, ग्रेविटी के प्रति प्रकट की जाने वाली अनुक्रिया को गैल्वेनोटैक्सिस कहते हैं और यह इसके प्रति जो है गुरुत्व ग्रेविटी के प्रति ऋणात्मक यानी नेगेटिव रेस्पॉन्स दिखाता है और जल की सतह के से अग्र सिरे से चिपक करके लटका रहता है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। तो जल की सतह से अग्र सिरे से यह लटका हुआ रहता है। तो इसमें से आपके ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो था रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, तो यह परीक्षा में आपके बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, 7.5 नंबर का पूछा जाता है। हो सकता है कि यह पिछले वर्ष आ गया है तो इस वर्ष इसको छोटा प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है, जिसमें कि आपको बाइनरी फिशन का दे सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दे सकते हैं, या इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली कंजुगेशन का पूछा जा सकता है। और अगर लास्ट ईयर यह क्वेश्चन नहीं आया है तो बड़ा क्वेश्चन ऐसे के रूप में पूछा जा सकता है कि पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन का वर्णन कीजिए, या पैरामीशियम में लैंगिक प्रजनन का वर्णन कीजिए, या पैरामीशियम में अलैंगिक प्रजनन का वर्णन कीजिए। और इसके साथ साथ में एक छोटा क्वेश्चन भी आपके पूछा जा सकता है, जिसमें कि इसमें पैरामीशियम में ये अलग अलग जो स्टिमुलस है इनके प्रति दिखाए जाने वाले रेस्पॉन्स में से किसी भी एक रेस्पॉन्स के बारे में पूछा जा सकता है। और मेनली इसमें जो है या तो थिग्मोटैक्सिस का पूछा जाता है या इसमें फोटोटैक्सिस का पूछा जाता है। थैंक यू।